नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। यूक्रेन से एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। 216 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची यह फ्लाइट। यह 8वीं फ्लाइट है। इसके पहले 7 विमानों के माध्यम से भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और ऐसे में लगातार विमानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। रोमानिया के रास्ते भारतीयों की लगातार वापसी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार नमित त्यागी अपडेट दे रहे हैं। वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली है और कैसे लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं। नमित, ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, फिलहाल सागर जो रोमानिया से फ्लाइट चली थी वो फिलहाल अंदर पहुंच चुकी है। हालांकि अब कुछ देर बाद ही यहां से जो यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनका आना शुरू होगा, क्योंकि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उनको रिसीव किया है और उनका स्वागत किया है। अंदर एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वहां पर मनसुख मांडविया ने तमाम छात्रों का स्वागत किया है। और ये जो फ्लाइट है इसमें 219 छात्र हैं और माफी चाहूंगा 216 छात्र हैं और ये रोमानिया से चली इस्तांबुल के रास्ते जो है वो राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंची है। हालांकि इस फ्लाइट का आने का जो समय था वो सुबह 9 बजे था, लेकिन वो फ्लाइट डिले हो गई। इसी वजह से अभी जो फ्लाइट है वो यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा एक और फ्लाइट आनी है जो जिसका टाइम जो था वो 11 बजे था, वो भी डिले हुई है। वो तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन तस्वीरें मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो है जो कुछ पेरेंट्स भी हैं, हालांकि कुछ और नागरिक भी हैं, लेकिन इसी रास्ते से जो है जो यूक्रेन से छात्र पहुंचे हैं वो यहाँ पर आएंगे। देखिए, ये 2 गेट हैं। इन दोनों गेटों से जो है यूक्रेन से जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं फिलहाल यहाँ पर आना शुरू होंगे। कुछ दूसरी तरफ लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम पेरेंट्स हैं उनका भी आना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। उनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरीके से अभी तक उनकी जो बातचीत है वो हो रही है। क्या नाम है आप? सुषमा डागर। आपकी कौन यूक्रेन से फिलहाल आ रही है? बेटी है? मेरा बेटा में। क्या नाम है उनका? आकाश डागर। अच्छा, अभी क्या बातचीत हुई है? अभी कुछ आखिरी समय क्या बात? ये सभी आ रहे हैं, फ्लाइट आ गई, लैंड हो गई। अभी कोई मंत्री वगैरह हुआ उससे बात हो रही है तो बस। इससे पहले आखिरी बार जब बात हुई थी क्या कुछ वहाँ के जो हालात थे वो उन्होंने बताए थे? जी सर, उन्होंने बताए थे कि वहाँ जब वो बॉर्डर पर आए थे तो वहाँ कोई भी यहाँ से नहीं था एम्बेसी से, तो वहाँ उन्होंने बहुत परेशानी उठाई है। एंट्री नहीं हो रही थी। कुछ नाइजीरियन बच्चे थे जो कि बॉर्डर को रोक के खड़े हुए। कहाँ पर फंसे हुए थे वो? इवानो। कहाँ? इवानो फ्रैंकोइस। इवानो में। क्या वहाँ की कंडीशन किस तरीके की थी? कुछ बातचीत होती? इवानो कंपैरेटिवली सेफ था और जगहों से, बट वहाँ पे जो वो हुई थी एयर स्ट्राइक वो 24 को हुई थी। उसके बाद थी पर वो कम थी, तो बस अभी उसके और कंपैरेटिव सेफ था। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर खुद जो इनके बेटे हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी जो पूरी फैमिली है उनको रिसीव करने के लिए सागर IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे। और देखिए, यहाँ से अब कुछ ही मिनटों के बाद जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, कुछ देर में भी जब बच्चे आने लगेंगे तो उनसे बातचीत करिएगा। क्या लग रहा है? C-17 विमान जो अब और भी भारतीयों को लाने में मददगार अब साबित होने वाला है आने वाले समय में। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान से भी रेस्क्यू करने में किया गया था। क्या लग रहा है, अब क्या और तेज भारतीयों को वापस लाया जाएगा? कितना मददगार यह साबित होगा ये भी बताइए नमित। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 विमान है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ऐसे में वो जो विमान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी जो फ्लाइट आ रही है, चाहे इंडिगो की बात करें या फिर एयर इंडिया की बात करें, उसमें सीमित लोग ही आ पा रहे हैं, सीमित छात्र जो हैं उसमें आ पा रहे हैं। लेकिन C-17 जो कि वायुसेना का विमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ऐसे में ज़्यादातर जो छात्र हैं वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा उन छात्रों को। इसके अलावा जो वहाँ पर जो बॉर्डर्स पर इंडियन छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए जो राहत सामग्री है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको पहुंचाने के लिए भी जो C-17 विमान है भारतीय वायुसेना का वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन लगातार जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि जो तस्वीरें हैं वो यहां से कुछ ही मिनटों के बाद आना शुरू हो जाएंगी सागर, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे जो परिजन है उनका पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। इस गेट के दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये 2 गेट हैं। दोनों गेटों से ही अभी तक जितनी फ्लाइट यहाँ पर पहुंची हैं दोनों गेटों से ही जो यूक्रेन से फंसे हुए छात्र हैं वो फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि जैसा आपने जिक्र किया कि अब जो वायुसेना का विमान है वो भी अब इस बेड़े में जुड़ गया है। C-17 वो खुद अब यूक्रेन के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि इसके औपचारिक ऐलान नहीं किया गया कि कब वो उड़ान भरेगा, लेकिन जब C-17 वहां से यहाँ पर पहुंचेगा तो भारतीय जो छात्र हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। अभी जितनी भी फ्लाइटें आ रही हैं उसमें 200-250 केवल इतने ही छात्र एक बारी में आ पा रहे हैं, लेकिन C-17 अगर वहां से यहाँ पर पहुंचेगा उसमें जो छात्रों की संख्या है वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नमित लौट कर आऊंगा।
तो अब फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से लगातार, और अब भारतीय छात्र पहुंचने भी वाले हैं। कुछ ही देर में एयरपोर्ट से बाहर वो निकलेंगे। अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनुज जी, C-17 विमान कितना मददगार साबित होगा भारतीयों को लाने में, क्योंकि अफगानिस्तान से जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस समय C-17 विमान ने बहुत मदद की थी और काफी संख्या में लोग वापस आए थे। अनुज जी, देखो, C-17 विमान का मैं आपको दो बातें बताऊंगा इसके लिए में। पहली बात तो यह है कि जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, अब जिस प्रकार का सिचुएशन वहां पर उस एरिया में, इलाके में डेवलप्ड है, उस परिस्थिति में एयरफोर्स के पायलट्स का वहां पर अपना काम करना ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, इसमें कोई संशय न हो। दूसरी बात यह है कि C-17 की कैपेसिटी ज्यादा है और ये आपके अधिक लोगों को लेकर के वहां से आ सकता है, बच्चों को वहां से रेस्क्यू करने में इसमें आसानी रहेगी। तो ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। और एक बात और आपको समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई देश जो कि खुद लड़ाई में लिप्त है और उसके पड़ोस में वो हमारे एयरफोर्स के जहाज को आने की अनुमति दे रहा है, तो ये भी काफी बड़ा एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विक्ट्री टाइप कहना चाहिए, कूटनीतिक पहल कहना चाहिए है हमारी तरफ से, कि अगर वो एयरफोर्स के विमान को वहां पर अलाउ करेंगे और उससे हम लेकर के आएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया आइडिया है और इससे बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा लोगों को यहाँ शिफ्ट करने में। परेशानी वहां एयर बाय एयर शिफ्टिंग रोमानिया से या पोलैंड से या नमित, जिस तरह से लगातार देखिए भारत प्रक्रिया कर रहा है वहां से लोगों को लाने में, अभी तक 7 फ्लाइटें आ चुकी है, 8वीं फ्लाइट भी पहुंच चुकी है, आगे और फ्लाइट अभी आएंगी छात्रों को लेकर। अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नमित? जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर कितनी मुस्कान है वतन वापसी के बाद, और वहां पर लोगों ने परेशानियों को लेकर क्या कहा है? नमित, देखिए सागर, अभी तक जितने जो छात्र हैं वो यूक्रेन से वापस लौटे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, मिशन भारतीय छात्रों को लाने के लिए, उसकी तारीफ की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने वक्त रहते हमें वहाँ से निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो वेस्ट यूक्रेन का इलाका है, वहाँ से तो छात्रों को, चाहे लवीव हो या फिर कई जो बॉर्डर्स के पास के इलाके हैं, वहाँ से फिलहाल छात्रों को एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कीव और खार्किव के अंदर, देखिए यहाँ से अब ये तस्वीरें जो हैं, ये देखिए, ये भावुक तस्वीरें हैं। ये छात्र जो यूक्रेन से अभी भी फ्लाइट पहुंची हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए ये भावुक तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करूंगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर हैं। देखिए ये लोग जो है भावुक हो रहे हैं। देखिए छात्र हैं। तो ये आंसुओं का सैलाब उस दहशत के मंजर से निकलने के बाद आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। नमित त्यागी इस वक्त मौजूद है एयरपोर्ट पर, जहां पर फ्लाइट पहुंची और 8वीं फ्लाइट से जहां पर 216 यात्रियों को, छात्रों को वहां से वापस लाया गया। जब बच्चे अपने माता पिता से मिल रहे हैं तो किस तरह से उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि एक इंतजार लंबा करना पड़ा और इस घड़ी में यूक्रेन से निकलना खतरों से कम नहीं। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें। माता पिता जब बच्चों को देखे तो मानो उनके चेहरे देखिए किस तरह से खिल उठे। बच्चों की होठों पर मुस्कान केवल इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी ये कितनी अनमोल है, और उस दहशत के मंजर से निकलने के बाद, उन हालातों से निकलने के बाद वो जानते हैं करना बहुत मुश्किल है और कीव से चढ़ने नीचे जाना बहुत मुश्किल है। 20 to 30 लोग चल रहे हैं। बॉर्डर बिल्कुल क्योटिक है, वहाँ पे लिटरली सर्वाइवल बेसिस पे है सब कुछ। हम वी आर रियली थैंकफुल। हम बता नहीं सकते, जब से हमने रोमानिया क्रॉस किया, इंडियन एम्बेसी ने हमारी कितनी इंडियन एम्बेसी किस तरह से मदद कर रही है वहां पर भारतीय छात्रों की। ये भी एयरपोर्ट पर छात्र पहुंचे वो बता रहे हैं कि किस तरह से परेशानियों का उन्होंने सामना किया और कैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट भी बने हुए हैं। अनुज जी देखिए, छात्रों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में छात्र भी बखूबी जानते हैं कि उस दहशत के मंजर से निकल पाना कितना कठिन था। माता पिता से मिलने के बाद आंसुओं को रोक नहीं पा रहे, चाहे माता पिता हो या बच्चे हो। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, ये बहुत भावुक क्षण है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है,
परेशानी ये जो लोग एक बार यूक्रेन के बॉर्डर से किसी भी न्यूट्रल देश के बॉर्डर में आ गए हैं, चाहे वो पोलैंड हो, तो उनके लिए परेशानी नहीं है। असली इशू जो है वो ये है कि किस प्रकार से आप जो हमारे बच्चे, हमारे नागरिक ईस्टर्न यूक्रेन में हैं या सेंट्रल यूक्रेन में जहां लड़ाई चल रही है, उनको वहां से किस प्रकार निकालेंगे, वो बड़ा भारी चैलेंज है। तो ये हमको सोचने की जरूरत है कि क्या परिस्थिति वहां पर बन रही है। अब कीव में उन्होंने, आप देखिए कि चारों तरफ से कीव को आइसोलेट कर दिया गया है, वहां पर लगातार बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, और उससे क्या हो गया है कि वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर आप वहां से किसी को निकाल भी पा रहे हैं, आपने देखा होगा तस्वीरें आ रही हैं लगातार कि रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ है, पुलिस चुन चुन के लोगों को भेज रही है आगे, कुछ को नहीं जाने दे रही है। तो अभी परेशानी हमारे को लोगों को रोमानिया से या बुडापेस्ट से या बुखारेस्ट से या वॉर्सो से लाने की नहीं है। मेन परेशानी है कि कैसे हम अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को वॉर जोन से बाहर निकाल करके लेके आए। कोई भी इसको पुराने जो रेस्क्यू मिशन हुए हैं उससे कंपेयर करने का प्रयास न करे, क्योंकि जो इराक में हुआ था, जो कुवैत में हुआ था या जो अफगानिस्तान में हुआ था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। आप गए अफगानिस्तान में, काबुल के एयरपोर्ट पर लैंड किए, वहां से अपने लोग बैठाए और आ गए, और नंबर ऑफ पीपल जो उस समय थे वो कम थे। अभी आप देखें, आपको 20,000 बच्चों को पूरी भयंकर लड़ाई के बीच में से निकाल के लाना है, और फिर उनको, तो अब इसके लिए आपको बहुत हाई कूटनीतिक लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि ये जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है और 4 जो मंत्री वहां गए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि वो ही सरकारों से सरकार के लेवल में बात कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से अभी दूतावास के लेवल पे करने की बात रह नहीं गई है। हमको दोनों सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसी प्रकार से टेक्निकल पॉज या लल मंगवा के अपने लोगों को वहां से निकालना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप एक वेरी हाई लेवल के ऊपर जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे, तो तब हो पाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये एक बात है। बिगर चैलेंज ये है कि आप अपने बच्चों को कीव, खार्किव, देखिए अनुज जी, जो कीव में छात्र फंसे हुए उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये कह दिया कि आज शाम होते होते वहां से आप लोग निकलिए, किसी भी हालात में हो, कैसी भी परिस्थितियों में हो, आप तुरंत कीव को आप छोड़िए। बिल्कुल, क्यों, देखिए ऐसा है कि अभी जो मूवमेंट है वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सड़कें वल्नरेबल हैं। तमाम सड़कों पे आपने देखा 64 किलोमीटर लंबा, 75 किलोमीटर लंबा रूस का कॉन्वॉय है, जो कि कीव के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में लगा हुआ है। तो आप कैसे वहां से निकलेंगे? तो अभी समस्या, अभी यह मेरा मानना है कि हम किसी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखें और हाई लेवल के ऊपर बातचीत करके दोनों सेनाओं से, दोनों सरकारों, क्योंकि अब क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं जरूरी, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि जो लड़ाई है वो अनकंट्रोल्ड वॉरफेयर हो गया है। अभी वहां पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। ठीक है अनुज जी, देखिए मैं आपको रोक रहा हूं। नमित त्यागी जो दिल्ली एयरपोर्ट पर है इस वक्त, वहां पर आए हुए छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। नमित, दिखाइए। हो जाएगा, लेकिन रोमानिया बॉर्डर में रोका गया और यूक्रेनियन ट्रूप्स बहुत खराब बिहेव कर रहे थे फिर हमारे साथ। वहां से बॉर्डर्स तक आने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो यूक्रेनियन ट्रूप्स है वो आने नहीं दे रहे। और चलिए आने नहीं दे रहे वो अलग बात है, एक होता है ना बिहेवियर आप अच्छा करें, उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो लाते मारते हैं बच्चों को, पेट में लाते, मतलब मेरे सामने इतने सारे बच्चे बेहोश हुए हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं, ठीक है, और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, क्योंकि सबको पार करना है, इतना रश है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इंसान की तरह ही बिहेव नहीं कर रहा है, और यूक्रेनियन ये तस्वीरें जो है, चलिए नमित, आवाज आपकी कट रही है, फिर से आऊंगा आपके पास। तो अनुज भी लगातार, अनुज जी भी बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट, नमित त्यागी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं, किस तरह से उन्होंने परेशानियों का सामना किया, कैसे वो निकले यूक्रेन की उन गलियों से जहां पर इस वक्त केवल दहशत का मंजर है, लोग परेशान हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है, यूक्रेन जिस तरह से सामना लगातार कर रहा है रूस का, पुतिन चाहते क्या है? क्या उनके पास आखिरी समय में जब यूक्रेन अगर समझौता नहीं करेगा तो जो देश बीच में आ रहे हैं उन पर भी वो अटैक करेंगे? नहीं, मैं आपको, आप देखिए, इसको दोबारा मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। पुतिन ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसका एक उद्देश्य था, और अब ऐसी परिस्थिति में आकर के उस उद्देश्य को हासिल किए बगैर रूस वापस चला जाएगा
पुतिन उसको छोड़ देंगे, ये बात मेरी समझ से परे है। और अब भी मेरा मानना यह है कि इसको समझें कि ये वो लोग संभवतः नहीं करेंगे। वो अपना, वो अगर यही करना होता तो फिर इतने लोग क्यों मरवाए, क्यों इतना आपने आतंक फैलाया पूरे देश, पूरे उसमें। तो ये तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अब आवश्यकता ये है, अब आप जैसे देख रहे हैं जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं पूरी दुनिया में, तो दुनिया के तमाम देश क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। दुनिया के देश, अमेरिका कह रहा है, यूके कह रहा है, जर्मनी कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है कि हम आपको हथियार देंगे, आप लड़ो, हम आपको ये देंगे, आप लड़ो। किसने कहा कि आप, आज आवश्यकता है लड़ाई को रोकने की, ना कि लड़ाई को आग डालने की, आग में घी डालने की। तो ये मेरा मानना ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय समूह के पास, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास, देखिए अनुज जी ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा सन 2018 में जिस डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया था पुतिन ने कि अगर रूस पर कोई हमला करेगा तो वो बचेगा नहीं, उस बारे में ही बात करेंगे। तरह से भारतीयों के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है और ऐसे में C-17 विमान से भी अब भारतीयों को वहां से वापस लाए जाने की तैयारी है। हालांकि अभी इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यह विमान बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से जब रेस्क्यू किया गया था भारतीयों का, उस समय कई सारे भारतीय एक बार में इस विमान से वापस आ सके थे। सबसे पहले चलिए अब चलेंगे अनुज जी के पास, डिफेंस एक्सपर्ट जो लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई ये छिड़ी और ये कहां तक पहुंचेगी, किस देश का कितना नुकसान होगा, ये भी लगातार हम सभी को बता रहे हैं। अनुज जी देखिए, मैं ब्रेक पे सारा था कि अभी आवश्यकता है इस लड़ाई को रोकने के प्रयास करने की। हम अभी आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम यूक्रेन को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, क्या उसका मदद की जा सकती है। अभी हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, वर्ल्ड लीडर्स को, जिसमें हमारे मोदी साहब भी शामिल हैं और तमाम लोग, इन लोगों को, पुतिन साहब को समझाना चाहिए, ज़ेलेंस्की को समझाना चाहिए कि भाई आप कहीं ना कहीं आप लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है ये केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गई है। आपको क्या लगता है कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होनी है, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी वो, अगर, वैसे तो ये दूर की कौड़ी है, मैं नहीं मानता इस बात को कि होने वाला है, लेकिन अगर होगी तो क्या आपको लगता है टारगेट यूक्रेन है? यूक्रेन का अगर टारगेट है, यूक्रेन तो उनके पास वो कहीं से भी मॉस्को किसी भी गली से फायर करके यूक्रेन को हम गिरा सकते हैं। इसके टारगेट कहीं और होंगे, इसके विश्वव्यापी परिणाम होने वाले हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। ये अभी पॉस्चरिंग है, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक्स है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि वह ये है कि रूस और अमेरिका दोनों से कहीं स्ट्रेटेजिक एरर हुआ है प्लानिंग के टाइम। वो प्लानिंग के टाइम रूस ने सोचा था कि हम बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही पूरा यूक्रेन पे कब्जा लेंगे, वो नहीं हो पाया। अमेरिका ने भी, और रूस को सबसे बड़ा ये लगा था कि हम जब हमला करेंगे तो यूक्रेन की जो जनता है और यूक्रेन की जो आर्मी है वो शायद अपनी लीडरशिप से अलग होकर के और या तो सरेंडर करे या उसके खिलाफ बातचीत करे। हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जो यूक्रेन की आर्मी है उन्होंने निश्चय किया कि हम लड़ेंगे, लड़के मरेंगे। लोग, यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने वो आपस में मिले और ताकत बने। तो ये जो सारी कैलकुलेशन बिगड़ी, उसकी वजह से जो रूस का मिलिट्री एम है और जिस रफ्तार से उस मिलिट्री एम को वो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। और अब क्या हो गया है कि अब एक बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वॉर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और सिर्फ लड़ना और लड़के मरने की अवस्था हो गई है। अब हमारा ये काम है अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कि किसी प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए, ना कि इस युद्ध में आग में घी का काम किया जाए। ये माने आप, हर एक लीडर की जरूरत है कि उनसे बात करें। ये बात मैं आपको बता दूं कि पुतिन एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब उनके लिए अपनी एम्स के साथ, अपने जो उद्देश्य से वो निकले थे, उनसे पीछे हटना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा, क्योंकि उसके बाद वो अपने आप को, कोई उनको फिर माफ नहीं करेगा कि भाई अगर यही करना था तो आपने इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया। इसका इतिहास जानने की जरूरत है। अब देखिए कि यूक्रेन की क्या समस्या है, दोनों की समस्याएं बताता हूं। कई लोग, मैंने सुना है, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स। अनुज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, यूक्रेन की क्या समस्या है, रूस की क्या समस्या है, इसी जवाब पर मैं रहूंगा आपके। अनुज, जो लगातार भारतीयों की वतन वापसी हो रही है, ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाया जा रहा है, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो अभी तक लगातार अपने रिपोर्टिंग की आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, भारत का ये ऑपरेशन कितना कामयाब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? नमित।
चलिए इसी सवाल पर रहूंगा नमित, मैं जब आपके पास आऊंगा। अनुज जी बताइए, आप बता रहे थे कि दोनों देश किस बीच मझधार में आ खड़े हैं और क्या नुकसान होगा उन्हें। मैं यो कह रहा हूं कि यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स का क्या, उनको भी तो बात है। अब आप इसको, मैं थोड़ा सा इतिहास में आप जब जाएंगे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो जो यूक्रेन था वो तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर था वर्ल्ड का। उसके पास 2000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये उन्होंने एक बुडापेस्ट प्रोटोकॉल, उन्होंने कई तरह से सब लोगों ने मिलकर के यूक्रेन के ऊपर ये दबाव डाला कि वो अपना डिसआर्मामेंट करे, और यूक्रेन ने अपने वेपन्स रशिया को सरेंडर कर दिए। जो उसने किए वो किस एवज में किए कि उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको आप सम्मान देंगे और उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। फिर आपने 2014 में क्रीमिया में होने दिया जो हुआ। यदि हम 2014 में क्रीमिया में जो हुआ है उसको नहीं होने देते तो ये दोबारा ये हिमाकत नहीं की जाती। तो अब आपको यूक्रेन की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, और ये सिर्फ रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बात। ठीक है अनुज जी, नमित जुड़ गए एक बार फिर से। नमित, भारतीय छात्रों से आप लगातार बात कर रहे हैं, अभी तक कितने छात्र बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के, कितने लोगों से आपने बात की, क्या कहना है उनका? मेरा नाम फैसल है। फैसल, आप यूक्रेन से पहुंचे हैं, क्या हालात फिलहाल वहां पर? अभी हालात 3-4 दिन से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम बॉर्डर पे थे, बॉर्डर पे कोई नेटवर्क नहीं था, और रोमानिया में आया तो रोमानिया में भी कोई नेटवर्क नहीं था, तो किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था हम लोगों का। तो सिचुएशन हम लोगों को जो पता चली है कि खारकीव वगैरह, कीव वगैरह में और ख़राब है। अभी वहाँ पे बच्चे जो जैसे फंसे हैं बंकर में, जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई एम्बेसी सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। बंकर में बच्चे भूखे हैं, पैसे नहीं है किसी के पास, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और अटैक दिन में कितनी बार हो रही कुछ पता नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, आप लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत आप लोगों को वापस लाया जाए? जी, हम लोगों को जो बेनिफिट मिला है वो रोमानिया से मिला है। रोमानिया के जो एम्बेसडर थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए ट्रीट किया वहाँ पे। यूक्रेन बॉर्डर तक तो हम लोग बहुत परेशान थे, कोई एम्बेसी से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई वो नहीं था, कॉल किया जाए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ठीक है नमित, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान और उनका ये कहना कि वहां पर परेशानियां भी तमाम है।